हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं अध्याय 6 का एक नया टॉपिक, जिसमें कि आज हमने पढ़ने वाले हैं कुछ प्रयोगों के बारे में। यानी कि यहाँ पर आप सभी देखोगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खोज करी थी कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। आप सभी यहाँ पर चैप्टर के नाम से ही समझ रहे हो कि वंशागति का आणविक आधार की बात करी है। तो वंशागति का वो जो वंशागत होने वाला पदार्थ है, अभी अगर हम आज के टाइम पर पढ़ते हैं हमें पता है कि वो क्या है, डीएनए है। लेकिन उस समय जब 200 साल पहले, है ना, 200 साल पहले ये नहीं पता था कि आखिर लक्षणों को निर्धारित करने वाला वो कारक कौन है, ये हमें नहीं पता था। कौन था वो? डीएनए था। लेकिन आज से 200 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले ये किसी को नहीं पता था कि आखिर वो वंशागत कौन हो रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग कार्य किए गए। उन्होंने अपने प्रयोग में कहा कि क्या पता आरएनए यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ है, या फिर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, या तो प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है। क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक ये मान रहे थे कि प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि जब वो एक जीव शरीर को देखते हैं तो उसकी बॉडी में ज्यादातर आपको प्रोटीन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि प्रोटीन ही उनकी बॉडी की संरचना का निर्माण कर रहा होता है। तो सारे वैज्ञानिकों को, मोस्टली वैज्ञानिक ऐसे थे, उन्हें ये लग रहा था कि कहीं प्रोटीन ही तो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, कहीं ये ही तो नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर इसका कंक्लूजन ये निकला कि बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अपने प्रयोग करे। उन्हीं में से एक वैज्ञानिक की आज हमने यहाँ पर क्लास पढ़नी है कि यहाँ पर किस तरीके से जो आपके फ्रेडरिक मिसर जी थे, उन्होंने यहाँ पर अपने प्रयोग को करा था। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर जी नहीं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी थे। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर जी ने तो हमारे डीएनए की खोज करी थी, लेकिन जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी थे उन्होंने अपने रूपांतरण सिद्धांत दिया था। और यहाँ पर उन्होंने पूर्ण रूप से ये तो नहीं बताया था कि कौन सी चीज वंशागत हो रही है या कौन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग से कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा हमें बता दिया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, कुछ चीज है जो रूपांतरित हो रही है। तो चलिए उनके आज प्रयोग को हम जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी से अगर एनसीईआरटी लाइन को देख लेते हैं तो क्या यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं कि क्या आनुवांशिक पदार्थ की खोज। ठीक है, और विभिन्न प्रयोगों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आनुवांशिक पदार्थ की खोज हम करने वाले हैं। आनुवांशिक पदार्थ की खोज अगर हम करेंगे, देखो मैंने क्या कहा कि आज से पहले, आज हमें पता है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन ये सोचो कि आप आज से 100 साल पहले, ठीक है, 150 साल पहले पहुंच जाओ, जहां पर आपको ये नहीं पता है कि क्या आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए की खोज हो चुकी थी, आरएनए की खोज हो चुकी थी, प्रोटीन के बारे में सबको पता था, लेकिन यहाँ पर अभी तक कंफ्यूजन ये था कि आखिर आनुवांशिक पदार्थ क्या डीएनए है, क्या आरएनए है, या फिर ये प्रोटीन है ना। तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी खोज करी। ठीक है, तो इन्हीं में से एक वैज्ञानिक के बारे में हमने पढ़ना है। उनका सबसे पहला सिद्धांत, हम रूपांतरित सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी हम लाइन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैस्चर द्वारा न्यूक्लिन का मेंडल के वंशागति सिद्धांतों तथा एक लंबे समय के बाद यह सिद्ध ज्ञात हो सकता है कि डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। हमने मेंडल के नियम में भी देखा था कि वंशागत कौन हो रहा था, डीएनए ही हो रहा था ना। जीन ही हम कारक की बात कर रहे थे, और वो जीन किसमें, डीएनए के खंडों को हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैसर जी ने भी यहाँ पर न्यूक्लिन की, यानी कि न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर तक तो हमें बात पता है कि वो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन आनुवांशिक वंशागति के आणविक आधार की जो खोज हुई थी वो 1926 में हुई थी। अब देखिए, गेगर बेंडल और वॉल्सन सटन, थॉमस हंट मॉर्गन व अन्य दूसरे वैज्ञानिकों की पूर्व खोजों के आधारों पर स्पष्ट हो गया था कि गुणसूत्र अधिकतम क्या होंगे, कोशिकाओं के केंद्रक से मिलते हैं। आप सबको ये तो पता है, डीएनए की अगर मैंने आपको, इससे पहले भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, हमने क्या देखा है, कोई कोशिका है, ठीक है, कोशिका का ये केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर ही हमारा क्या होता है, डीएनए गुणसूत्रों के अंदर पैक्ड होता है ना। तो ये तो आपको पिछले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पता चल गया था। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं मिल रहा था, नहीं मिल सकता था, कौन सा पदार्थ वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ है। इन सब ने अपने प्रयोग तो दिए,
ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कर रहे थे कि आखिर आनुवांशिक पदार्थ है क्या। तो यहाँ फिर अलग वैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग करा, जिसमें से पहला प्रयोग था आपका रूपांतरित सिद्धांत। अब ये जो रूपांतरित सिद्धांत है ये है तो बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर इस सिद्धांत को हमने रूपांतरित सिद्धांत क्यों कहा है। लेकिन इस सिद्धांत से लास्ट में आप देखोगे ये स्पष्ट रूप से पता नहीं चला था कि आनुवांशिक पदार्थ है क्या, ये प्रोटीन है, ये आरएनए है या फिर ये डीएनए है। ठीक है, क्योंकि कोशिकाओं के केंद्रक में आरएनए डीएनए दोनों ही प्रेजेंट थे और जीव शरीर में प्रोटीन का बना होता है, तो ये भी बड़ा कंफ्यूजन था कि यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ है क्या। तो रूपांतरित सिद्धांत जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे उन्होंने 1928 में, ठीक है 1928 में जो आपके वैज्ञानिक थे कौन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, कौन थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे ये नाम था वैज्ञानिक का, जिन्होंने रूपांतरित सिद्धांत को दिया था। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है जो फ्रेडरिक मिसर जी थे, अब ये तो सीधा इनके हम प्रयोगों को पढ़ेंगे कि आखिर इन्होंने किस किस तरीके से अपना प्रयोग करा और फिर रूपांतरित सिद्धांत को दिया। ठीक है, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी थे, ठीक है, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी थे उन्होंने यहाँ पर क्या लिया था, उन्होंने यहाँ पर एक जीवाणु का प्रयोग करा। किसका प्रयोग करा था अपने प्रयोग में, एक जीवाणु का प्रयोग करा था जिसका नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, निमोनी। अब ये जीवाणु क्या जीवाणु होता है, तो याद रखोगे इसके नाम से, ये जो निमोनी नाम है ना, ये क्या करता है, ये जो जीवाणु होता है ये क्या करता है, मनुष्य में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, निमोनिया रोग के कारक होता है, रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि अगर मनुष्य को निमोनिया रोग हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें कौन सा जीवाणु प्रवेश कर चुका है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये बात क्लियर करना है। तो हमारे जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी थे इन्होंने अपने प्रयोग में इसी जीवाणु का प्रयोग करा था और इस जीवाणु को लेकर के फिर क्या करा था, अपना सिद्धांत दिया था। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा, हम यहाँ पर बोल रहे हैं ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ये क्या है, एक जीवाणु है। और आप सभी को पता है कि जीवाणु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। जीवाणु के अगर आप रूपों को पढ़ते हो तो वो अलग अलग प्रकार के, उनकी संरचनाएं अलग अलग होती है। तो ठीक इसी तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस की भी इन्होंने दो स्ट्रेन यानी कि प्रभेद को लिया। ठीक है, पहला प्रभेद क्या था, ठीक है, दो स्ट्रेन को लिया। ठीक है, दो स्ट्रेन कौन कौन से थे, अब देखो इन्होंने एक ऐसा जीवाणु लिया, कैसा जीवाणु, एक तो इन्होंने कैसा जीवाणु लिया, एक जीवाणु लिया, माना बात ये कोई जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस का, ये जीवाणु था। ठीक है, इस जीवाणु के ऊपर क्या थी, इस जीवाणु के ऊपर यहाँ पर बहुकोशिका, इसका जो आवरण था वो किससे बना हुआ था, वो बना था बहुकोशिकीय शर्करा से। ठीक है, वो जो उसका आवरण बना हुआ था वो क्या था, यहाँ पर पॉलीसेकेराइड से बना। ठीक है, बहुकोशिकीय शर्करा से, पॉलीसेकेराइड की, ठीक है, बहुशर्करा से मिलकर के बना था। एक तो ये वाला प्रकार का जीवाणु इन्होंने लिया था। ठीक है, दूसरा इन्होंने कैसा लिया था, इन्होंने दूसरा लिया था एक ऐसा जीवाणु जिसके ऊपर कोई भी पॉलीसेकेराइड नहीं उपस्थित थी, नो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, नो बहुशर्करा। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रेप्टोकोकस था। ठीक है, या हम कह सकते हैं उन्होंने लैब में यहाँ पर क्या करा था, संवर्धन करके इस तरीके के दो यहाँ पर जीवाणु को बनाया था। एक ऐसा जीवाणु था जिसके आवरण में आपको बहुशर्करा यानी कि पॉलीसेकेराइड का आवरण नजर आएगा, और दूसरा ऐसा जीवाणु था जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण उपस्थित नहीं था, किसी भी प्रकार के किसी भी पॉलीसेकेराइड्स का कोई आवरण उपस्थित नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जिसमें क्या था, जिसमें ये आवरण उपस्थित था, जिसमें क्या है पॉलीसेकेराइड का ये आवरण उपस्थित था, उसकी जब हमने संरचना देखी तो वो कैसा था, काफी ज्यादा स्मूथ था। ठीक है, वो जीवाणु कैसा था, बड़ा ही कोमल सा था। ठीक है, और साथ ही साथ ये पॉलीसेकेराइड इसमें उपस्थित था तो वो बहुत ही ज्यादा क्या था, चमकीला भी था, है ना, स्मूथ था और क्या था, शाइनी था। ठीक है, या हम कह सकते हैं चमकीला था, चमकीला सा था, चमकदार सा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो जीवाणु था इन्होंने इसको क्या कहा, ये जो जीवाणु का स्ट्रेन है ये कैसा स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन है, या हम इसको एस प्रभेद कहेंगे।
ठीक है, ये कैसा प्रभेद है? एस प्रभेद है, जिसमें क्या है, उसके जो ऊपर का आवरण है वो बड़ा कोमल है और बड़ा ही क्या है, चमकदार है। ठीक है, इस प्रभेद को, इस जीवाणु के इस प्रभेद को, इस स्टेन को इन्होंने क्या नाम दिया? एस प्रभेद दिया। ठीक है, और दूसरा क्या था? दूसरा हमने देखा कि दूसरे के ऊपर ना तो कोई क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और ये कैसा था, दिखने में कैसा था? बड़ा ही खुरदुरा था, है ना। खुरदुरा की बात करेंगे, खुरदुरा सा, ठीक है, यानी कि रफ सा था। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी साइन भी नहीं थी। चमकीला, अगर हम चमकीलेपन की बात करते हैं, चमकीला नहीं था, है ना, बड़ा ही अजीब सा था, यानी कि रफ था, नहीं था। तो इन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? इसको कहा कि ये क्या है, इसका आर प्रभेद है। ठीक है, आर प्रभेद है। अब यहां पर आपको दोनों बात पता चल गई कि यहां पर जो हमारे ग्रिफिथ वैज्ञानिक थे, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के दो प्रभेदों को लिया, एक था एस प्रभेद और एक था आर प्रभेद। एस प्रभेद में क्या होती है, इस जो एस प्रभेद होता है इसमें बहुशर्करा उपस्थित होती है, जिसके कारण इसकी जो संरचना होती है वो काफी चमकदार होती है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है। जबकि आर प्रभेद की जब हम बात करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पॉलीसेकेराइड नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी बहुशर्करा नहीं होती है, तो इसकी जो संरचना होती है ये रफ सी होती है, खुरदुरू सी होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, आर प्रभेद है और इसका नाम क्या है, एस प्रभेद है। ठीक है, अब यहां पर जो भी मनुष्य या किसी भी जीव में निमोनिया कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है, इन दोनों प्रभेद में से वो कौन सा होता है, जिसके पास क्या होगी, ये पॉलीसेकेराइड उपस्थित होगी। यानी कि अगर ये जीवाणु, ये जो जीवाणु है, ये एस प्रभेद वाला जो जीवाणु है, अगर ये किसी मनुष्य में या किसी भी जंतु में चला जाता है तो यहां पर वो क्या करेगा, निमोनिया को कॉज करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होता है रोग कारक। ठीक है, जो एस प्रभेद होगा वो क्या करता है, उसका नाम लिखोगे कि वो क्या होगा, रोग कारक होता है, यानी कि इससे क्या होता है, ये निमोनिया उत्पन्न करता है। ठीक है, तो मैं लिख दूं कि एस प्रभेद क्या करेगा, ये क्या करेगा, निमोनिया रोग फैलाता है। क्या कर रहा है, निमोनिया रोग उत्पन्न कर रहा है, रोग उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये एस प्रभेद को किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर देती हूं तो यानी कि उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, निमोनिया रोग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। जबकि अगर हम आर प्रभेद की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, अगर ये हम किसी की बॉडी में प्रवेश करवाते हैं तो ना तो वो निमोनिया रोग से ग्रसित होगा और ना ही कुछ होगा उसे। ठीक है, तो ये क्या रहता है, ये रहता है रोग मुक्त। इसे हम क्या कहेंगे, ये कैसा प्रभेद है, रोग मुक्त होता है। इसकी यानी कि अगर ये बॉडी में, ये जीवाणु अगर किसी बॉडी में प्रवेश करेगा तो ये वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी निमोनिया रोग नहीं फैलाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि जो फ्रेडरिक मिसर जी थे उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस के दो स्टेन लिए थे, एक एस स्टेन और एक कौन था, आर स्टेन, यानी कि एस प्रभेद, आर प्रभेद। एस प्रभेद यानी कि इसका मतलब है कि ये रोग कारक है, ये निमोनिया रोग फैलाता है। तो अगर हम किसी चूहे का प्रयोग करेंगे इस प्रयोग में, तो यानी कि अगर हम एस प्रभेद को उस चूहे में प्रवेश कराएंगे तो उसको निमोनिया हो जाएगा और वो मर जाता है। ठीक है, जबकि आर प्रभेद को अगर हम चूहे में प्रवेश कराएंगे तो वो जिंदा रहेगा। क्लियर हुई, क्योंकि वो क्या है, रोग मुक्त होता है। क्लियर है इतनी बात, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहला तो ये याद हो गई कि उन्होंने अपने प्रयोग में क्या लिया, जीवाणु लिया, और दूसरा जीव क्या लिया, उन्होंने यहां पर चूहा अपने प्रयोग में लिया। तो ये दोनों को लेकर के हम चलते हैं अब कहां, अपनी लैब में। तो चलिए फिर लैब में चलते हैं। अब इन्होंने किस तरीके से, अरे यहाँ पर ये हो गया, कोई बात नहीं, इसको दूसरे पेज में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है, क्या बात लिखी हुई है कि वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी यानी कि जीवाणु जो कि निमोनिया के लिए जिम्मेदार है के साथ कई प्रयोगों से रूपांतरण की अच्छे ढंग से व्याख्या की थी। उनके प्रयोगों के दौरान एक सजीव जीवाणु के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो गया। ठीक है, जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यानी कि न्यूमोनाकोकस जीवाणु की संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है, तब इसकी कुछ चिकनी चमकीली कॉलोनी, जिसे हमने एस कहा, और दूसरी कैसी कॉलोनी थी, आर का निर्माण होता है। यानी कि जीवाणु के अलग अलग, जीवाणु आपने देखे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं में से हमने यहाँ पर जो फ्रेडरिक मिसर जी थे उन्होंने लैब में यहाँ पर जैव संवर्धन किया और उसके पश्चात इसकी दो कॉलोनियां बना दी। ठीक है, एक थी रोग कारक और दूसरी कैसी थी, जो रोग नहीं फैला रहे थे। क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर हम अपने प्रयोग को करते हैं।
प्रयोग को करते जो चलो लैब में चलते हैं और अब ये क्या कर रहे हैं, अपने उस चूहे के ऊपर प्रयोग को करेंगे। ठीक है, तो बड़ा ही शानदार सा प्रयोग है। चूहा भी हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, डर रहा है कि अब मैं बचूंगा या मरूंगा। ठीक है, तो पहले क्या करा, मैं अब जो फ्रेडरिक मिसर जी थे, सॉरी फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी थे, उन्होंने क्या करा, चूहा लिया। ठीक है, और एस प्रवेद को भर दिया जी एक सिरिंज में, और अब क्या करेंगे, उसके जीवाणु को सबका सब चूहे में डालेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर अपना पहला प्यारा सा चूहा बना देते पहले। ठीक है, ये रहा हमारा चूहा, क्लियर, ये चूहा रहा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पहले उन्होंने क्या करा, ये जो एस प्रवेद बना था, है ना, एस प्रवेद जो बना था, आप सभी को पता है एस प्रवेद होता क्या है, ये रोग फैलाता है। तो अगर हम इस एस प्रवेद को चूहे में इंजेक्ट कराते हैं तो फिर क्या होगा इसका परिणाम, इसका परिणाम ये होगा कि ये चूहा क्या होगा, निमोनिया रोग से ग्रसित हो जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, हम लोग तो खैर अपने लिए दवाई वगैरह ले भी लेंगे, तो यहाँ पर ये चूहा बेचारा छोटू सा जीव है, तो ये सीधा क्या हो रहा है, यहाँ पर मृत हो जाता है। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पर मृत, चूहा क्या हो गया है, मृत हो गया है। तो पहला तो ये बात क्लियर हो गई, इससे हमें पता चल गया कि ये जो एस प्रवेद है वो क्या है, रोग वाहक है, रोग कारक है। ठीक है, रोग कारक एस प्रवेद है, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या है, इसमें बहुशर्करा भी उपस्थित है, जहरीला है ये। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने जो दूसरा बना रखा था, जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु की जो दूसरी स्टेन बनाई थी वो कौन सी थी, आर स्टेन थी, यानी कि आर प्रवेद था। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इस आर प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया। ठीक है, एक दूसरा चूहा उठा लिया और उस दूसरे चूहे में इन्होंने क्या कर दिया, इसको प्रयोग कर दिया। पहला वाला तो चला गया जी, गुजर गया बेचारा, है ना। अब दूसरा वाला आया, ये सोच रहा था कि मेरा भी हाल पहले वाले की तरह ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला कि जो आर प्रवेद था इसमें तो कोई निमोनिया कॉज नहीं करता ये, है ना। तो जब आर प्रवेद को हमने जीवाणु में प्रवेश कराया तो यहाँ पर परिणाम क्या रहा कि जो हमारा चूहा था वो क्या रहा, जीवित रहा। ठीक है, कौन रहा, चूहा क्या रहा, मृत हुआ था यहाँ पर एस प्रवेद को डालने पर, और यहाँ पर क्या रहा, ये जीवित रहा। ये बात क्लियर है। तो चलो ये चूहा खुश हो गया, अरे अरे मैं तो बच गया, मजा आ गई मेरे को तो, है ना। अब इसके बाद ग्रिफिथ जी ने बोला अच्छा ये बच गया, तो चलो एक और यहाँ पर ट्राई मारते हैं कि अगर हम एस प्रवेद, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि आर प्रवेद से तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि एस प्रवेद में हम क्या करते हैं, इसको उच्च ताप में गर्म करते हैं और उसके पश्चात हम इसको इस चूहे में डाल देते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है, तो यहाँ पर फिर इंटरेस्टिंग सी चीज देखने के लिए मिली, इन्होंने एस प्रवेद लिया। ठीक है, एस प्रवेद लिया और इसको क्या करा, उच्च ताप पर गर्म करा। ठीक है, इसको क्या करा, उच्च ताप पर गर्म करा, यानी तापकृत किया, तापकृत करा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब चूहा हाथ जोड़ के खड़ा है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला, यही वाला चूहा था, है ना, क्योंकि बच गया था, तो इसमें प्रयोग होता रहेगा जब तक ये मरेगा नहीं। ठीक है, तो फिर ये फिर से बचा हुआ है यहाँ पर, अब इसमें डाला, चूहा हाथ जोड़ के खड़ा है कि अब तो इन्होंने एस प्रवेद को थोड़ा अलग तरीके से इसको उच्च ताप में गर्म करके मुझ में प्रवेश कराया, तो मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा पहले वाले की तरह। तो यहाँ पर देखा गया कि जब ये एस प्रवेद था इसको तापकृत किया गया, तो जब ये यहाँ पर एस प्रवेद को चूहे में प्रवेश कराया करा, तो यहाँ पर देखने के लिए मिला कि ये जो चूहा रहा वो क्या रहा, जीवित रहा। ठीक है, क्या रहा, जीवित रहा, है ना, खुश हो गया चूहा, मैं तो बच गया, इसको तो सिंपल सा एस प्रवेद प्रवेश कराया था तब मरा था, लेकिन मेरे लिए एस प्रवेद को तापकृत करा और उसके पश्चात क्या करा, मुझ में प्रवेश कराया और मैं क्या रहा, जीवित रहा, खुश हो गया, है ना। वो खुश हो गया कि यहाँ पर क्या है, ये बात यहाँ पर समाप्त हो गई। लेकिन ग्रिफिथ जो थे हमारे वैज्ञानिक, उन्होंने कहा नहीं, अभी एक और तरीका है कि मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पर क्योंकि उनको ये तो पता चल गया कि एस प्रवेद तो यहाँ पर मारेगा, तो उन्होंने कहा अब मैं इस चूहे में क्या करता हूं, ये आर प्रवेद और तापकृत एस प्रवेद इन दोनों को प्रवेश करवाता हूं। ठीक है, पहले उन्होंने क्या करा, चौथे वाले प्रयोग में वापस वही चूहा लिया। अब इसमें क्या कर दिया, पहले तो एस प्रवेद था, ठीक है, जो एस प्रवेद था उसको क्या करा, तापकृत करा। ठीक है, तापकृत करा, चूहा बेचारा सोच रहा तापकृत करा वाला एस प्रवेद, मैं तो जिंदा रहूंगा, मुझे पता है। ठीक है, और फिर इसके साथ क्या कर दिया, यहाँ पर आर प्रवेद मिला दिया। ठीक है, आर प्रवेद मिला दिया
और फिर यहाँ पर क्या करा, चूहे ने देखा कि अरे यार प्रवीद, तो यहीं पे यहाँ पर भी मैं जिंदा रहूंगा क्योंकि मैं तो यहाँ से गुजर चुका हूँ, है ना। अब इन दोनों का मिक्सचर बना करके क्या करा, इस चूहे में प्रवेश कराया। चूहा क्या सोच रहा होगा कि मैं तो जिंदा रहूंगा, है ना। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार जब आर प्रभेद कराया तब भी चूहा जीवित था, है ना, और जब एस प्रभेद था उसको तापकृत करा तब भी क्या रहा, ये चूहा जिंदा रहा। तो अब अगर इन दोनों का मिक्स कर देंगे और तब चूहे में प्रवेश कराएंगे तो जिंदा रहना चाहिए आपके अकॉर्डिंग और इन चूहे के अकॉर्डिंग, है ना। चूहा तो खुश है, एकदम ऐसे पार्टी कर रहा, बोल रहा अब तो मैं पार्टी करूंगा इसके बाद, है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जिंदा रहूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो ये चूहा होता है ये यहाँ पर क्या होगा, मृत हो जाता है। अभी तक जो इतना खुश चूहा था वो क्या हो चुका है, मृत हो चुका है ना। ये लो उल्टे टंगड़े इसके, है ना, ये क्या हो गया बेचारा, ये हो गया यहाँ पर मर गया है, हमने तो सोचा भी नहीं था, और ये क्या हो गया है, मृत चूहा बन चुका है, मर गया है वो बेचारा। अभी तक खुश हो रहा था लेकिन यहाँ पर देखा कि वो मर गया है, ठीक है, उसको लग रहा था कि मैं जीवित रहूंगा। अब यहाँ पर ग्रिफिथ जी का भी दिमाग घूम गया, अरे ये कैसा हो गया, है ना, ये कैसे मर गया, ये ऐसा तो नहीं होना था क्योंकि मैंने तो यहाँ पर 2 बार प्रयोग करा था। आर प्रवेद को प्रवेश कराने पर ये जीवित रहा था, एस प्रवेद को प्रवेश कराने पर ये तभी भी जीवित रहा था जब तापकृत करा। लेकिन जब मैंने इन दोनों को एक साथ डाला, इन दोनों को एक साथ तापकृत करके, यानी कि एस प्रवेद तापकृत वाला लिया और आर प्रवेद लिया, और फिर हमने यहाँ पर क्या किया, इस चूहे में प्रवेश कराया, तो हमारा चूहा तो उल्टा लटक गया, ये तो मर गया यहाँ पर, हाय राम, अब क्या करे। तब उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पर देखा, क्या यहाँ पर पता चला इस मृत चूहे की, यहाँ पर फिर उन्होंने लैब में देखा इसके अंदर और अध्ययन किया। क्या किया कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो एस प्रवेद था, ठीक है, ये जो एस प्रवेद था इसने कुछ चीज थी इसके पास कुछ तो था, ये स्टार बना करके दिखाते हैं, ठीक है, या ऐसा गोला करके दिखा देते हैं, ये कुछ ऐसी चीज थी जो इसने एस प्रवेद ने क्या कर दिया था, इस आर प्रवेद को दे दिया था, ठीक है। और ये एस प्रवेद क्या था, पहले हम देख रहे थे ना, इसमें कुछ है ऐसा जो चूहे को मार रहा है, और यहाँ पर एस प्रवेद ने तापकृत के समय, उसके पश्चात उन्होंने तापकृत के टाइम पर ही इस आर प्रवेद को कुछ ऐसी चीज दे दी थी, जिसके बाद ये जो आर प्रवेद था ना, ये यहाँ पर क्या बन गया, खतरनाक बन गया। इसने एस वाले प्रवेद का रूप धारण कर दिया और यहाँ पर ये खतरनाक बन गया, और उसके पश्चात ये चूहे में ये प्रवेश कराने पर चूहा मर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एस प्रवेद ने कुछ ऐसी चीज थी, ये कुछ ऐसी चीज थी जिसको आर प्रवेद को दे दिया, है ना, यानी कि एस प्रवेद ने क्या करा, कुछ रूपांतरण करा, और वो क्या कर दिया, रूपांतरित किसमें करा, आर प्रवेद ने करा, और आर प्रवेद ने उसका जो भी चीज दिया उसी का रूप धारण कर दिया, है ना, उसी का रूप धारण कर लिया। इसलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है क्या, रूपांतरण या रूपांतरित सिद्धांत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो उनको ये तो नहीं पता, अब देखो उन्हें तो नहीं पता था कि कुछ चीज रूपांतरित हुआ है, आखिर ये हुआ क्या है, ये प्रोटीन हुआ है, ये आरएनए हुआ है, या फिर ये डीएनए हुआ, ये तो उन्हें नहीं पता था। लेकिन उन्हें ये पता चल गया था कि यहाँ पर एस प्रवेद के पास कुछ ऐसी चीज थी जो उसने आर प्रवेद को दिया, और जब ये आर प्रवेद में आई तो इसने आर प्रवेद ने एस प्रवेद की तरह, ये एस प्रवेद की तरह रूप धारण करा और फिर इस चूहे को मृत कर दिया, है ना। अब अगर हमें पता है, अब हम 100 साल बाद पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि क्या करा होगा, जो एस प्रवेद वाला चूहा था, सॉरी जीवाणु था, उसने अपने आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को क्या कर दिया था, आर प्रवेद में प्रवेश करा दिया था, ठीक है। अब जब हमने क्या करा, आर प्रवेद ने जब इसमें प्रवेश कराया तो आर प्रवेद ने फिर इसी के अनुवांशिक, क्योंकि जीवाणु क्या कर रहा है, इसी के क्या करेगा, अनुवांशिक पदार्थ को बनाएगा। तो अब ये क्या हो गया, इसके पास जो आर प्रवेद है इसके पास किसका अनुवांशिक पदार्थ है, एस प्रवेद वाले का, तो वो इसी की कॉपीज बना रहा है, ठीक है, इसी की तरह काम करेगा। और जब इसको प्रवेश कराया तो हमारा चूहा क्या हो गया, मृत हो गया। तो ये जो रूपांतरण हुआ है उस चीज का नहीं पता था, अननोन चीज थी, वही क्या था, रूपांतरण सिद्धांत था, जो कि आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी ने दिया था। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी को यहाँ पर रूपांतरण सिद्धांत के? कुछ नहीं है, यहाँ पर जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी थे उन्होंने क्या किया था, उनके पास था यहाँ पर क्या क्या, उन्होंने जो भी मनुष्य में निमोनिया कॉज करने वाला जीवाणु था, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, उसको लिया
ठीक है, और उसको फिर क्या कर दिया, लैब में ले जा करके उसका जैव संवर्धन करा दिया और उसके दो यहाँ पर प्रभेद बना दिए। ठीक है, क्योंकि जीवाणु के बहुत सारे रूप होते हैं, एक था एस प्रभेद और दूसरा था आर प्रभेद वाली कॉलोनियां। जो एस प्रभेद वाली कॉलोनियां थी वो रोग कारक थी, यानी कि अगर वो किसी को हम डाल दे उसमें निमोनिया रोग हो जाएगा। और आर प्रभेद वाली में बहुशर्करा थी नहीं, रफ सा सरफेस था इसका, तो ये क्या थी, ये यहाँ पर किसी भी प्रकार के रोगों को नहीं फैलाती थी। अब उन्होंने इन दोनों प्रभेद को ले जाकर के चूहे में अपना प्रयोग करा। एस प्रभेद को जब डाला तो एस प्रभेद तो वैसे ही रोग उत्पन्न कर रही है, तो चूहा मर गया। फिर दूसरी बार क्या किया, आर प्रभेद को लिया, ये तो इसमें तो कोई रोग ही नहीं है, तो ये तो इसके प्रवेश कराने पर किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चूहे में कोई फर्क नहीं पड़ा, जीवित रहा। एस प्रभेद को तापकृत कर दिया, उसके पश्चात चूहे में डाला, तो एस प्रभेद ने उस चीज को रूपांतरण तो कर नहीं सका, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज रूपांतरित नहीं हुआ, तापकृत करने पर ये चीज वहीं पर खत्म हो गई। ठीक है, जो भी यहाँ पर स्थानांतरित हो रही थी, यहाँ पर वो तापकृत करने पर खत्म हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद चूहा क्या रहा था, जीवित रहा था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन था, एस प्रभेद ने अपने उस पदार्थ को यहाँ इसको दे दिया था आर प्रभेद को, और आर प्रभेद ने उसके रूप को धारण कर लिया था, इसलिए हमने इसको रूपांतरण सिद्धांत कहा है। ठीक है, यहाँ पर इसके पास ऑप्शन था कि इसके पास जो भी वो पदार्थ है वो इसको क्या कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है, और फिर अपने उस जहरीले पदार्थ को उसने इसमें डाल दिया, यानी कि डीएनए को डाल दिया, और ये आरएनए क्या करेगा, उस डीएनए को बना रहा है और फिर क्या कर रहा है, इस चूहे को मृत कर देता है। यही क्या था, रूपांतरण सिद्धांत था। तो क्लियर हो गया आप सभी को, एक बार एनसीईआरटी लाइन पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या था, हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी का प्रयोग था, इतना सा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये पेज ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो यहाँ पर वही बात, देखो कितने मस्त से चूहे थे बेचारे, है ना। तो देखो यहाँ एस प्रभेद के जीवाणु में श्लेष्म यानी कि बहुशर्करा युक्त आवरण होता है, जबकि आर वाले प्रभेद में यह आवरण नहीं होता है। एस प्रभेद से संक्रमित चूहे निमोनिया संक्रमण से मर जाते हैं, जबकि क्या होगा, जो आर प्रभेद द्वारा निमोनिया नहीं होता। तो वही प्रयोग है, एस प्रभेद था, चूहे में प्रवेश कराया, चूहा मर गया। ठीक है, आर प्रभेद था, चूहे में प्रवेश कराया और चूहा क्या रहा, जीवित रहा। अभी डांस कर रहे बेचारे, अभी मर गए दोनों। ठीक है, फिर देखो ग्रिफिथ ने क्या करा, जीवाणु को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया, यानी कि उसने पाया कि गर्म करने पर मृत एस प्रभेद, ठीक है, मृत एस प्रभेद जीवाणु के चूहे में प्रवेश कराने से उसकी मृत्यु नहीं हो पाती है। लेकिन जब उसने क्या करा, गर्म करने से मृत एस, ठीक है, वो जीवाणु सजीव में आर जीवाणु के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया, तो चूहे की मृत्यु हो गई। यानी कि इस मृत चूहे से उसने क्या करा, सजीव आर जीवाणु को विलगित किया। उसने क्या करा, वहां से उस मृत चूहे से आर प्रभेद को निकाला, और फिर यहाँ पर आर प्रभेद की जब स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि ये आर प्रभेद तो वही रोग कारक बन गया, यानी कि एस प्रभेद ने इसको अपना कुछ आनुवांशिक पदार्थ को दे दिया था, इसलिए ये क्या बना था, रोग कारक बना। ठीक है, तो वह प्रयोग दिखा रखा, देखो एस प्रभेद को तापकृत करा, चूहे में स्थानांतरित करा, चूहा जीवित था। ठीक है, फिर देखो एस प्रभेद प्लस यहाँ पर तापकृत से मृत करा पहले एस प्रभेद को, लेकिन उसमें साथ ही साथ आर प्रभेद भी मिलाया, और फिर इन दोनों को मिल करके चूहे में स्थानांतरित करा, तो चूहा मर गया। यहाँ पर क्या पता चला, यहाँ पर ग्रिफिथ ने बताया कि आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए हैं। ठीक है, यानी कि एस प्रभेद ने कुछ रूपांतरण किया है, यह रूपांतरण कारक ताप मृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में स्थानांतरित होने से इसमें क्या हुई है, वही चिकनी बहुशर्करा आवरण का निर्माण हुआ, जिससे यह उग्र रूप में परिवर्तित हो गया। और ये निश्चित ही क्या था, वो जो रूपांतरित हुआ था पदार्थ था, वो निश्चित ही क्या था, कोई आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हुआ। इस प्रयोगों से आनुवांशिक पदार्थ की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता था। तो यहां तक बस ये पता चल गया था, वो रूपांतरित होने वाला पदार्थ ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ था। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन बना था कि आखिर ये प्रोटीन है, ये डीएनए है, या फिर ये आरएनए है, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर क्या करा, यहाँ पर तीन वैज्ञानिक, इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम आपने कंठस्थ याद रखना है, जिन्होंने रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षणों को बताया। इन्होंने यहाँ पर बताया कि आखिर वो जो रूपांतरित होने वाला आनुवांशिक पदार्थ है वो है क्या। लेकिन इन्होंने क्या करा, अपने रसायनों का प्रयोग करा, एंजाइम्स का प्रयोग करा। नाम याद रखोगे वैज्ञानिकों का नाम, ऑसवाल्ड एबेरी पहले वैज्ञानिक,
कोलिन मैक्लियोड सेकंड वैज्ञानिक और मैकलिन मैककॉर्टी ये थर्ड वैज्ञानिक। ये तीन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1933 से 44 के कार्य के पहले ऐसा समझा था कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या था, प्रोटीन थे। पहले इन्होंने क्या समझा कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो प्रोटीन है, क्योंकि भाई बॉडी में ज्यादा प्रोटीन की मात्रा आपको देखने के लिए मिलती है, तो इन्हें भी लगा वो जैव रासायनिक पदार्थ होगा, प्रोटीन होगा, वही स्थानांतरित हुआ होगा, है ना। लेकिन बाद में ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में बाद में इन्होंने बताया। इन्होंने जब ग्रिफिथ का प्रयोग का भी अध्ययन करा तो फिर इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने देखा कि प्रोटीन, आरएनए और यहाँ पर डीएनए में से कौन यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ है। तो इन्होंने अपने जैव रासायनिक लक्षणों को बताया। जैव रासायनिक लक्षण के आधार पर रूपांतरण सिद्धांत को थोड़ा और मॉडिफाई करके दे दिया। कैसे, इन्होंने यहाँ पर कुछ एंजाइम्स का यूज करा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, यहाँ पर प्रयोग में कुछ क्या करे, एंजाइम्स का यूज करा। आपको एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ को सक्रिय करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसे एंजाइम्स का यूज करा, अगर प्रोटीन होगा तो वो प्रोटीन का डाइजेस्ट करेगा, है ना। जो प्रोटीन के लिए एंजाइम्स होगा वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पर तीन एंजाइम्स थे। एक क्या था, एक था प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम्स। दूसरा क्या था, आरएनएज एंजाइम्स, ठीक है, और तीसरा क्या था, ये था इनका डीएनएज एंजाइम्स। अब ये तीनों एंजाइम्स को ले तो लिया, लेकिन अलग अलग इनका प्रयोग करा। कैसे, सबसे पहले वही इन्होंने वही वाली स्थिति ले ली। कैसे, इन्होंने क्या था, वो एस प्रभेद था, तापकृत। एस प्रभेद कौन था, तापकृत था, ठीक है। और ये क्या था, इसको आर प्रभेद, क्योंकि यही तो कुछ रूपांतरण करा था। यहाँ पर तो आपके ग्रिफिथ जी ने अपने प्रयोग को बता दिया था ना, कोई पदार्थ था यहाँ पर, कुछ था यहाँ पर जो कि क्या हो रहा था, ये स्थानांतरित हो रहा था। तो उन्होंने इसके बारे में, इसको जानने के लिए उन्होंने यहाँ पर एंजाइम्स का प्रयोग करा। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन यही है कि प्रोटीन यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ है, या फिर यहाँ से आरएनए ट्रांसफर हुआ, या फिर डीएनए हुआ। तो क्या करा उन्होंने, इन्होंने यहाँ पर क्या करा, पहले इस एस प्रभेद को इसमें प्रवेश कराने से पहले यहाँ पर क्या मिला दिया। अब देखो इसी की संरचना में क्या है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें आरएनए भी है और इसमें डीएनए भी है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इस प्रोटीन के लिए यहाँ पर इसमें क्या कराया, प्रोटीएज एंजाइम्स को डाला, ठीक है। अब प्रोटीएज एंजाइम्स है, ठीक है, अगर प्रोटीएज एंजाइम्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन करेगा वो, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करेगा। यहां पर अगर आर प्रभेद प्रोटीन्स डालने के बाद भी अगर आर प्रभेद यहां पर क्या रहा, रोग कारक रहा, यानी कि ये रोग, यानी कि निमोनिया रोग फैलाने वाला बना, तो इसका मतलब प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमने प्रोटीन को हटा दिया था ना, फिर भी तो कुछ चीज गया, यहाँ पर गया ना कुछ चीज। तो जब इन्होंने यहाँ पर प्रोटीएज को डाला, ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम्स को डाला, तो यहाँ पर क्या हो गया था, प्रोटीन का पाचन हो गया था। और यहाँ आर प्रभेद में अभी भी जो आर प्रभेद था वो कैसा नजर आ रहा था, वो नजर आ रहा था रोग कारक, ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा था, अभी भी निमोनिया रोग उसमें बैठा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, वो जो प्रोटीन स्थानांतरित ही नहीं हुआ, यहाँ पर उसका पाचन हो गया, लेकिन अभी आरएनए और डीएनए में से कुछ था जो यहाँ पर गया था। तो प्रोटीन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि प्रोटीन वो रूपांतरित हुआ ही नहीं है, क्योंकि प्रोटीज एंजाइम्स को डालने पर प्रोटीन खत्म हो गया, ठीक है। अब जब खत्म हो गया तो फिर यहाँ पर इस आर प्रभेद को भी तो नॉर्मल रहना था, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये रोग कारक रहा। तो इसका मतलब प्रोटीन क्या नहीं है, यहाँ पर ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। तो पहले यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सा इन्होंने अपना प्रयोग बता दिया। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने क्या करा, आरएनएस, ठीक है, इन्होंने आरएनएस करा, जो कि क्या करेगा, आरएनए का एंजाइम है, तो आरएनए का क्या करता है, ये पाचन करता है, ठीक है। अब आरएनए के पाचन अगर हो गया तो अब यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या होगा, जब आर प्रवेश यानी कि आर प्रभेद में कुछ यहाँ पर वो आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर रूपांतरित होगा, स्थानांतरित होगा, तो इसका मतलब अगर आरएनए को हमने यहीं पर पचा दिया तो फिर ये भी रोग कारक नहीं रहना चाहिए,
क्योंकि ये तो यही मध्य गया ना, तो यहाँ पर तो इसको नॉर्मल रहना चाहिए। लेकिन फिर आर प्रभेद की स्टडी की गई तो अभी भी ये यहाँ पर क्या था, खतरनाक था, ये अभी भी रोग कारक ही था, यानी कि ये निमोनिया रोग फैलाता था। तो यहाँ पर सिद्ध ये हो गया कि जो आरएनए है वो भी क्या नहीं है, आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि आर प्रभेद का अभी भी स्वरूप क्या है, विशाल, वो जहरीला वाला स्वरूप है, वो निमोनिया कॉज कर रहा है, क्योंकि अभी भी एस प्रभेद से कुछ ऐसी चीज है जो आरएनए में जा रही है। इसके बाद तीसरा प्रयोग में उन्होंने डीएनएस लिया, और डीएनएस का पाचन, यानी कि डीएनएस का पाचन किसके लिए, डीएनएस किसके लिए, डीएनए का पाचन करता है। डीएनएस जो एंजाइम्स होता है वो किसका पाचन करता है, डीएनए का पाचन करता है। तो अब उन्होंने क्या करा, यहाँ पर डीएनएस डाल दिया। जब डीएनएस डाला तो इसका मतलब यहाँ पर डीएनए का पाचन हो गया। उसके पश्चात यहाँ पर अगर डीएनए भी आनुवांशिक नहीं पदार्थ होगा तो इसका मतलब ये अभी भी रोग कारक रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये आई कि जो हमारा डीएनए, जैसे डीएनए डाला उसके पश्चात यहाँ पर वो डीएनए तो यहीं पर खत्म हो गया, है ना। तो इसका मतलब आर प्रभेद में कुछ चीज स्थानांतरित नहीं हुआ है, ठीक है, या तो प्रोटीन हुआ है या तो आरएनए हुआ है। अब यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला कि जो आर प्रभेद था वो शांत हो चुका है। वो कैसा रहा, जो आर प्रभेद था उसमें कोई भी पदार्थ, यहाँ पर डीएनए तो यहीं पर पच गया है, यहाँ पर कोई रूपांतरित ही नहीं हुआ है, तो ये क्या रहा, ये रोग मुक्त रहा। यानी कि जब हम यहाँ पर देखेंगे डीएनए यहीं पर खत्म हो गया, कुछ चीज यहाँ पर रूपांतरित ही नहीं हुई थी, तो आर प्रभेद कैसा था, शांत था। तो यहीं पर सिद्ध हो गया कि जब हम डीएनए डाल रहे हैं, डीएनए का पाचन हो रहा है, तो ये आर प्रभेद क्या है, शांत है। यानी कि एस ने फिर यहाँ पर किसी पदार्थ को रूपांतरित ही नहीं करा, क्योंकि डीएनए यहीं खत्म हो गया। तो इस सिद्ध से, यहाँ पर इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि ये जो डीएनए है ना, यही क्या है, ये जो डीएनए है यही क्या था, हमारा आनुवांशिक पदार्थ था। जो यहाँ से यहाँ ये जो पदार्थ था वो क्या था, डीएनए था, ठीक है, जो क्या हुआ था, स्थानांतरित हुआ था। क्लियर हो गई बात। तो ये जो था ये हमारा जैव रासायनिक लक्षण के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत था, जिन्हें अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया था। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे, क्योंकि उस समय बहुत वैज्ञानिक थे, सबके अपने अपने तर्क होते, सबके अपने अपने यहाँ पर रीजन होते हैं, तो हर कोई इस बात को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो किसके पीछे लगे थे, वो प्रोटीन के पीछे लगे थे कि प्रोटीन ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ था। उनकी बातों में उन्होंने यही नहीं देखा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय डीएनए की पूर्ण रूप से, हम कह सकते हैं डीएनए जो एंजाइम था उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें अभी भी लग रहा था नहीं जी नहीं, डीएनए नहीं हो सकता, प्रोटीन के साइड जा रहे थे कि प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो उसके बाद भी अभी एक और यहाँ पर प्रयोग आएगा, हर्से और चेस का प्रयोग, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी। तो उस प्रयोग में एकदम यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन में से कौन आनुवांशिक पदार्थ है उसके बारे में बताया गया है। वहां पर एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो डीएनए है वही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सारा आपने रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये रिवीजन करोगे। अब बता दूं, ये आपको दे रखा है, ये वही सारी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये आप सब पढ़ सकते हो। देखो क्या है, ये पता लगाया कि प्रोटीन पाचन के लिए एंजाइम्स प्रोटीएज, आरएनए पाचन के लिए आरएज रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते, यानी कि इसमें से रूपांतरण को प्रभावित नहीं कर रहे थे, इसलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है। जबकि डीएनए से पाचन के बाद रूपांतरित क्रिया वो बंद हो गई थी, है ना, आर प्रवेश नॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डीएनए ही क्या था, आनुवांशिक पदार्थ था। तो इससे स्पष्ट हो गया था। लेकिन अभी भी क्या नहीं है, और जो वैज्ञानिक थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए फिर हर्से और चेस जी आए थे, उन्होंने इस प्रयोग को पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से बताया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। और इस तरीके से हमारे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए की भी क्या हुई थी, ये सिद्ध हो गया था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। अब इस क्लास के नोटिफिकेशन, यहाँ पर इस क्लास के जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे हमारे साइंस दीवाने विद्याकुल में। तो आप सभी को इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक और YouTube चैनल शॉर्ट नेम से इसको भी सब्सक्राइब करना है, और आपको जो भी दिक्कत होगी इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर देना है। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है वो क्या करेंगे, यहाँ पर इस ग्रुप में लिख देंगे कि मैम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा यहीं से।
ठीक है। और रिवीजन जरूर कीजिए, हर अभी तक जितने टॉपिक हो गए हर टॉपिक का रिवीजन कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रयोग आपको दिए गए हैं, ये भी आपके इस चैप्टर में ज्यादा प्रयोग दिए गए हैं और ये प्रयोग आपसे पूछा जाता है। अगली क्लास में हर्षे और चेस का जो प्रयोग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोग है, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आप देखोगे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए अब वो टॉपिक को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप सभी रिविजन करिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।